हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हूं एक हाई यील्डिंग वीडियो लेकर। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक यदि बनकर मेरे साथ देखते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप यहां से 2 से 3 सवाल कर ले जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह सेक्शन, जो 65th BPSC का पार्ट 2 है। यहाँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और आज जनरल साइंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड ए जियोलॉजी, बी सीरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव। इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो वर्ड का मतलब ही होता है बोन और लोगोस वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। सो ये ग्रीक वर्ड्स हैं और इनके मिलने से ऑस्टियोलॉजी बनता है, जिसका कि सिंपल मतलब है द स्टडी ऑफ बोन्स। जियोलॉजी अर्थ साइंस का एक पार्ट है जिसके अंदर हम अर्थ के इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स का स्टडी करते हैं। सीरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम, सीरम मतलब ब्लड होता है, एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स, इसको हम सीरोलॉजी विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ओरोलॉजी के तहत हम माउंटेन्स की स्टडी करते हैं। इसके अलावा यह काफ़ी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम में, जहाँ डिफरेंट साइंसेस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं, स्टडी ऑफ लीवर को हिपैटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर्स को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, यूनिवर्स के स्टडी को कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ एग ऊलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रीम ऑनियोरोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज ऑप्थाल्मोलॉजी, और इसलिए आंखों के डॉक्टर को हम लोग ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन इंसेफेलोलॉजी एंड स्टडी ऑफ नेल्स को हम कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये साइंसेज हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट सेल्फ। इसका सही आंसर है ई, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं इनके सारे के सेल में एंजाइम होते हैं। सो नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लाइकेन, वायरस, बैक्टीरिया एंड एल्गी, इन सारे में एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स, दे आर एक्टिंग एज द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और एंजाइम को पहचानने का एक साधारण सा नियम है कि आपको किसी भी वर्ड के अंत में AAC, ये एज लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए ये एंजाइम होगा। तो एमाइलेज जो फंगी एंड प्लांट्स से आते हैं, इनका यूज़ किया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। कई सारे और एंजाइम हैं लाइक एमाइलेज, जाइलेनेज, सेलुलेज, लिग्निनेज, और इनका यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। तो ये याद रखना है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एमाइलेज का यूज होता है और सेम एमाइलेज का यूज़ हम पेपर इंडस्ट्री में भी करते हैं। लाइकेन और वायरस में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइकेन के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया के सेल को हेल्प करते हैं। लाइक इकोलाई के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में उसकी हेल्प करते हैं। हाइड्रोजनेज जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का काम करता है, यह एल्गी के सेल में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 28 ये कहाँ से आ गया। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले एक लेक्चर बनाया है जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। और सिर्फ मैंने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, 15 सवाल डिस्कस नहीं किए हैं, 15 टॉपिक डिस्कस किए हैं जो काफ़ी हाई यील्डिंग है और वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप वहाँ से भी 3-4 सवाल कर ले जाएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं जो भी अभी सीरीज़ ये ला रहा हूँ ये सब आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, 2D पॉइंट बातें होंगी और 1 मिनट का भी इसमें बकवास नहीं। सो अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ दिस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड, लीवर, बोन मैरो, स्प्लिन या पैंक्रियाज। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी बोन मैरो। बोन मैरो में ह्यूमन बॉडी में लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं। और लिम्फोसाइट्स हैं क्या, तो लिम्फोसाइट्स आर नथिंग बट दे आर द वाइट ब्लड सेल्स। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड।
फिलहाल जान लेते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में कि लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल होते हैं। ये बोन मैरो के अलावा ये बोन मैरो में बनते हैं और ये ब्लड के अलावा लिम्फ टिश्यू में भी पाए जाते हैं। इनके दो टाइप होते हैं मेजर, बी टाइप एंड टी टाइप। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को यदि हम देखें तो मेजर जो कंपोनेंट हैं ब्लड के उनमें प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी आता है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। टोटल जो वॉल्यूम है ब्लड का उसका 44% हमें आरबीसी देखने को मिलता है एंड प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी मिलकर टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1% फॉर्म करते हैं और प्लाज्मा टोटल वॉल्यूम का 55% होता है। और प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स हैं फर्दर यदि हम देखें तो प्लाज्मा वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस से मिलके बना है। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स अभी हमने देखा कि कंपोनेंट क्या क्या हैं। आगे इसका डिटेल देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं और ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब आपको कोई जख्म हो जाता है तो खून निकलना बंद हो जाए, इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं एंड इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, लाइक न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और इसी लिम्फोसाइट के बारे में अभी बीपीएससी ने सवाल किया था। और वाइट ब्लड सेल्स का काम ही होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। इन डिफरेंट 5 मेजर टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को हम आगे डिटेल देखें तो इस्नोफिल एंड बैसोफिल, इनका काम है एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने में हेल्प करना एंड न्यूट्रोफिल फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। मोनोसाइट जो डेड सेल होते हैं उनको क्लीन अप करता है और साथ ही यह लिम्फोसाइट की हेल्प भी करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाता है हमारे शरीर में और इन्वेडर्स जो होते हैं उनसे फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या इंसुलिन? द राइट आंसर इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में हम आयोडीन पाते हैं। आयोडीन नेसेसरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए सो दैट कि वह थायरोक्सिन को बना सके। थायरोक्सिन जो हार्मोन है यह रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को और सो दैट कि हमारी बॉडी का बैलेंस ग्रोथ हो सके। आयोडीन थायरोक्सिन के प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल है। यदि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गॉइचर हो जाता है, यानी इसको हम हिंदी में घेंघा रोग भी बोलते हैं। आइए हम देख लेते हैं कुछ अन्य जो ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, ग्रंथियां हैं, उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, इनके टारगेट ऑर्गन और यह हमारे बॉडी में कौन सा फंक्शन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाले 2 ग्लैंड्स हैं, पहला पीनियल ग्लैंड एंड दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है जो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को मैनेज करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि हमें यह एहसास कराता है कि अभी सुबह हो गया है, अभी रात हो गई है, हमें सोना चाहिए, जागना चाहिए। यह सब मेलाटोनिन का खेल होता है। अगला ग्लैंड है पिट्यूटरी, जिससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह ग्लैंड है। इससे एक जो हार्मोन निकलता है FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह मेनली महिलाओं में, फीमेल्स में हार्मोन यह सिक्रेट होता है एंड यह उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ADH यह ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी यदि ADH की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो यूरिन प्रोडक्शन किडनी के द्वारा कम होगा और यदि ADH की मात्रा कम जाएगी तो हमारे बॉडी में किडनी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा। अगला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, यह ग्रोथ एंड डिवीज़न को कंट्रोल करता है यूट्रस में। ऑक्सीटॉक्सिन यह महिलाओं में पाए जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीमेल हार्मोन है जो कि बर्थ टाइम, बेबी का जब बर्थ होता है तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें यह ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, इसका सिक्रेशन होता है जो मेनली इसका टारगेट ऑर्गन लीवर होता है एंड यह हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड, इनसे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल।
और ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। पैंक्रियाज हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एंड यह हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ओवरीज जो मेनली फीमेल्स में ही पाया जाता है, एंड टेस्टिस मेल में पाया जाता है। ओवरीज से एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन इनमें फीमेल हार्मोन है। तो एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन मेनली फीमेल्स में ही पाए जाते हैं, इनको फीमेल हार्मोन बोलते हैं, और यह उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, एंड यह मेल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। अगला क्वेश्चन, एड्स इज काउज्ड बाय हेलमिंथ, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस? और इसका सही आंसर है वायरस। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह जिस वायरस के द्वारा होता है उसको HIV बोलते हैं। पूरा फुल फॉर्म है इसका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस उसे कहते हैं जहाँ की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन RNA के रूप में सेव होता है इनके अंदर, एंड यह प्राइमरली इन्फेक्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम को, एंड यह उसके ह्यूमन सिस्टम को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि वह इंसान वल्नरेबल हो जाता है बाकी दूसरे डिजीज़ के प्रति भी। और HIV जो वायरस है यह फैलता है प्राइमरली बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स इंक्लूडिंग एनल एंड ओरल सेक्स, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, हाइपोडर्मिक नीडल्स, और माँ से उसके बच्चे में भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यह HIV जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग से भी यह HIV वायरस ट्रांसफ्यूज हो सकता है, डिलीवरी के समय भी। तो इसके वेरियस रीजन्स हैं। आगे देखते हैं हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज जो डिफरेंट कारणों से होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनमें हैं डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड एंड निमोनिया। वायरल डिजीज़ की जब बात करते हैं तो इनमें इंपॉर्टेंट मम्प्स, मिजल, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड पोलियोमाइलिटिस। अब यहाँ देखते हैं मच्छरों से होने वाली ये बीमारियाँ हैं लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया, और एक मच्छर से होने वाली बीमारी मलेरिया भी है। लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया वायरल हैं, बट मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। फंगल डिजीज़ की बात करें तो इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एथलीट फुट। प्रोटोजोआ से होने वाला अन्य बीमारी जो है उनमें हम काला जार को भी देखते हैं, जो मेनली साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा, और अफ्रीकन रीजन में भी बहुत प्रोमिनेंट है। यह नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में इसका काउंट किया जाता है। हेलमिंथिक डिजीज़ में फाइलेरियासिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इज किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मिलीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या नन ऑफ द एबव। तो आंसर इसका नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले हम जानते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, इट इज़ प्रेशर। यहाँ हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एरिया पर जो पूरा टोटल फोर्स लग रहा है, इस फोर्स में यदि हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रेशर मिल जाता है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, एंड यह बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एंड एरिया का एसआई यूनिट यदि हम देखें तो यह मीटर स्क्वायर होगा। एंड इसका CGS यूनिट, प्रेशर का CGS यूनिट बार होता है। आगे हम देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट्स या 10 मिनट। तो ये भी नन ऑफ द एबव, क्योंकि सन से जो लाइट है उसको अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। एंड सन में जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा होता है। यदि स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करें तो यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एंड द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स। एग्जैक्ट फिगर में 149.6 मिलियन किलोमीटर है, और लगभग 93 मिलियन माइल्स। आगे हम देखते हैं जो सन से एनर्जी अर्थ तक हमारी आती है
वह शॉर्ट वेवलेंथ में होते हैं एंड इनको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। और सन से जब एनर्जी का रेडिएशन होता है तो वह सन के ऑल डायरेक्शन में, सन से ऑल डायरेक्शन में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है, मीन डिस्टेंस, उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो यह डिस्टेंस का यूनिट होगा। एंड यह कितने के बराबर होता है, तो मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन विच इज 150 मिलियन किलोमीटर। एंड द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम इंसोलेशन भी बोलते हैं। जो शॉर्ट यहीं से बना है, इनकमिंग का इन हो गया, सोलर का सोल हो गया, और रेडिएशन का लास्ट वाला पोर्शन, तो ये इंसोलेशन हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। द राइट आंसर इज प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द रेस्ट आर फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यह तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब देख लेते हैं स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास सिर्फ हम कुछ वैल्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो यह लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं है, बट एग्ज़ाम में आप काफ़ी हद तक एलिमिनेशन कर सकते हैं। सो बहुत फोकस तरीके से यहाँ देखिए। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, इंट्रॉपी, वर्क एंड पावर, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। इनको डिफाइन करने के लिए हमें इनकी दिशा बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं यदि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे इम्पॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन या प्रेशर। द राइट आंसर इज सी, स्ट्रेन। स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेन एक रेशियो है, और जब दो सेम क्वांटिटीज़ का हम रेशियो लेते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होता है वह यूनिटलेस होता है, वह डायमेंशनलेस होता है। यह कहना कि हर डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं होता है, यह सही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं लेकिन उनके पास यूनिट्स भी हैं। लाइक एंगल, एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट इसका यूनिट डिग्री या रेडियन होता है। मोल्स, मोल्स भी यूनिट है लेकिन यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब देख लेते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन जो है डिफॉर्मेशन है एक सॉलिड का ड्यू टू स्ट्रेस, और यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और साथ ही यूनिटलेस भी है, सिंस इट इज़ द रेशियो ऑफ टू लेंथ। स्ट्रेन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला है वो है डेल एल अपॉन एल। सो दोनों लेंथ का ही रेशियो था, इसलिए यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द टोटल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यह डिफिनीशन मोर और लेस आपको जो प्रेशर का डिफिनीशन था उसकी तरह ही दिख रहा होगा, और इसलिए स्ट्रेस का जो यूनिट है वो एग्जैक्टली प्रेशर के यूनिट के जैसा ही है। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस पास्कल होता है, और फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोगों ने बात कर ही लिया, यह न्यूटन होता है। अब स्ट्रेस और प्रेशर में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, यह एक डिफरेंट टॉपिक होगा, इस पर एक लंबा डिस्कशन हो सकता है। हम आगे देखते हैं इन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के टाइप्स के बारे में। इनका 2 टाइप्स होता है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल्स वो होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका की वैल्यू वेरी करता हो,
लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कांस्टेंट होते हैं, लाइक पाई जिसका कि वैल्यू ऑलवेज 3.14 होता है, ई जो एक्सपोनेंस में यूज़ किया जाता है, कोई भी रियल नंबर, ये फिक्स वैल्यूड के होते हैं। यहीं पर आज के इस लेक्चर का अंत होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर, कमेंट कर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।